बोलला नाही वैभव बोलला नाही म्हटलं नाही बोलला ना बदमाश. तुम्ही बोलले का सेन मॅडम म्हणून? ते त्याला कळलंच नसेल. इथे टाक DCI कॅपिटल MSVT काय नाही MSVT MVT QUF जॉईन कर. अरे तिथे जाऊन ऍडमिट करायला लागेल रे खालून. इकडं तर नुसतं फिरतायच ते. मग आता फक्त तुझा फोन आहे का तुझ्याकडे? हा हा तुझा नंबर आहे का बनणार? म्हणजे ते येईल, वेळ लागतो त्याला ओपन व्हायला. बराच वेळ चालू होतं, मग मी काय केलं परत बॅग घेतलं. नाही तिथे जॉईन नाव व्हायला पाहिजे ना. समान लेट्स जॉईन. तुझा नंबर मी घेतले डावरेंकडनं. फक्त इथे केलं ना की दिसतंय का बघ बरं. मी तुम्हाला फोन करतो. हा मॅडम, अजून फिरतच आहे ते. काय माहिती आता ते परत फिरतच आहे. तुम्ही आता परत केलं ना ते, पण ते काय होत नाही, ते फिरतेच अजून गोल गोल. पासवर्ड बरोबर टाकलं. हा हा तेच टाकलंय ना. ते जॉईन होई ना ते. काय माहिती नाही.
दिवेगा सरांना विचारू का? या असिस्टेंट रजिस्ट्रार्स है, अगर हाँ, हाँ. सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट लेवल का रहेगा तो डिप्टी आलं, आलं. रजिस्ट्रार, स्टेट लेवल का रहेगा आलं, तो आलं, आलं, जॉइंट आलं. रजिस्टर ऑफ प्रॉपर्टी आलं, सोसाइटी, आलं. अगर प्राइमरी लेवल का रहेगा हो, तो हो, assistant दिसतात ते, register मॅडम of दिसतात ते. property सोसाइटी जो सीओ करके काम हाँ कर ठीक रहे है, हैं, चालेल. बट महाराष्ट्र में नहीं है, वो सिस्टम महाराष्ट्र में नहीं है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक रिस्ट्रिक्शन डाला गया था कि जो सीओ है वो उस बैंक का ही सीओ होना चाहिए। और देखिए बहुत सारे जो है प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी महाराष्ट्र में नहीं है, जैसे आप केरला जाओगे या कर्नाटक जाओगे, तमिलनाडु जाओगे, तो वहां पे क्या है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी करके नहीं बोलते हैं, उसको प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक करके बोलते हैं। तो इसलिए वहां पे बोला है कि ऐसा जो संस्था है, बैंक या बैंकिंग या बैंकर करके जो शब्द है वो यूज नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो उसको बैंकिंग लाइसेंस यानी रजिस्टर्ड बॉडी से बैंकिंग लाइसेंस लेके उस नाम को ले सकते करके बोला है। उसके बाद लास्ट अभी कमेटी में मैं आ रही हूँ, हाई पावर कमेटी का शिवाजीराव पाटिल कमेटी करके बोला है 2009 में जो आया है। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यहाँ पे क्या बोलता है, अमेंडमेंट को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना चाहिए करके बोल रहा है कि स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट क्या फॉलो करना चाहिए, मॉडल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है फॉलो करना चाहिए बोलता है। इसमें क्या गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है कि गवर्नमेंट का अगर रोल है जैसे डिजाइनिंग द पॉलिसी या फंक्शन जो पॉलिसी फ्रेम करना है या सोसाइटी अच्छा चलना चाहिए, कोऑपरेटिव अच्छा चलना चाहिए, तो उसके लिए फ्रेमवर्क जो है या फैसिलिटेशन करना चाहिए, गवर्नमेंट का रोल हो सकता है। और क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, कोऑपरेटिव में सॉफ्ट लोन या ग्रांट जो है देना चाहिए करना है। और डेप्यूटेड जो ऑफिसर्स रहेगा म्हणजे तो त्यांना जो भी विचारायचं डेप्यूटेड असेल ते ऑफिसर विचारू रहेगा शकतात, तो मला उसको सांगायचं टेन्योर कितना असं होना चाहिए, मिनिमम 3 ईयर। मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे फेडरेशन में बहुत सारा लोग डेपुटेशन में जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स, तो मिनिमम टेन्योर जो है उनका 3 साल होना चाहिए। बाई म्हणत बहुत सारा होती, अभी भी महाराष्ट्र में त्याला जैसे फॉर ड्रायव्हर एग्जाम्पल पाहिजे, महाराष्ट्र राज्य गाड़ी सहकारी कैसी? संघ में अभी डिप्टी रजिस्ट्रार जो है पवारची. वो क्या होता है, वहाँ पे एक आणि डेपुटेशन में जाता है, तो मिनिमम ऑफिस 3 आणणं ईयर, सोडून. ऐसा अलग अलग जैसे तर मी आपला एक फेडरेशन प्रायव्हेट रहेगा या एमएससी बैंक का फेडरेशन मला रहेगा वेटन या बाकी जो इसमें फेडरेशन में जो ऑफिसर्स को नियुक्त किया जाता है, जहाँ पे गवर्नमेंट का मनी अलाउड है या इवन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ऑल्सो, माझं मुली तो वहाँ पे क्या है मिनिमम टेन्योर तेव्हा म्हणा त्याला जमणार नाही रहेगा। आता. अगर डीसीसी बैंक में मी एक बघतो डिप्टी रजिस्ट्रार जो एसईओ बन के जा रहा है, तो मिनिमम क्या है 3 साल का ही तो वहाँ डायरेक्ट पे बोलेगा डेपुटेशन तुम्हाला. टेन्योर होना वेटन चाहिए। म्हणा और और डेवलपमेंट एंड ओरिएंटेशन प्लानिंग हो, मी तुम्हाला तेच सांगणार होतो साहेब. होना चाहिए, पण एवढं न जाऊ दे, आपण कशाला उगाच लीगल बोलतो. एक्टिविशन है, तो उसके गाडीचे लिए अक्षरशः वाट डिस्टिंग्विश लागली. करना चाहिए। देखिए साडेतीन डिस्टिंग्विश हजार का माझे खर्च झाले त्याच्यावर. आर्टिफिशियल का अलग, लीगल का अलग और डिफेंस का आपण अलग बोलतो और ना, डेवलपमेंट पण का मला अलग होना नुकसान चाहिए। होत असणार तो तर प्लानिंग मला हो फोन सकता करून है करके सांगा, बोला। तुमची मी गाडी मी और गणेशला पण बोललो, कॉम्पिटेंसी गाडी बढ़ाना आमची चाहिए वाट करके लागली. बोल रहे हैं। इसके आणि लिए क्या तुम्हाला होना है, डायरेक्टली बोलू कॉम्पिटेंसी शकत बढ़ाना है, असली गोष्टी प्रोफेशनलाइज होना सांगायच्या चाहिए, असतात. सोसाइटी को मैनेज मी करने के लिए मी तुम्हाला इथं प्रोफेशनलाइज काय झालं? कंपोनेंट बोर्ड ऑफ हे दोघं डायरेक्टर एज याच्यात वेल एज गाडी एम्प्लॉयी होना गावाला चाहिए। जाताना अख्खा और मटेरियल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी गाडीत खचाखच अपना एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होने के लिए बोल रहा है। कैपिटल फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपना जो है सायलेन्सर पैसा तोडून फॉर्मेशन टाकलं. करना चाहिए, गाडी ताकि अख्खी खचाखच अगर अपने भरलेली पास आहे. पैसा रहेगा तो सायलेन्सर क्या होगा, तोडून फाइनेंशियल टाकलं. स्टेबिलिटी ते आना रिपेअर चाहिए। केलं नाही तर माझी और मुलीला क्या माहिती किया पडलं. बी मतलब जो बी को सिक कोऑपरेटिव मला सोसाइटी फोन है, गाडी उनको चालवताना रीएप्लिकेशन के आवाज मतलब उनको पुनर्जीवन तर देना त्यांनी मला चाहिए। सांगितलं गाडीचा आवाज येतो. ओके, इसके साथ जो है विचारलं त्याला अपना फोन करून. अरे आज गाडीचं का काय झालं? हमारा जो है गाडीचं आप सायलेन्सर देख रहे तोडलंय हैं तर कि सायलेन्सर तुटली आहे ना. हो म्हणजे तुला गाडी मी ओके. मेंटेन आज करण्यासाठी हमने- दिलं होतं, ते तोडण्यासाठी दिलंय. जाऊन मला गाडी व्यवस्थित त्यांनी डुप्लिकेट सायलेन्सर लावून दिलं. तो आज साजिद हमने ने मैंने क्या किया सांगितलं, कि साजिदला अपना फोन पहला केला. जो है 97 सर्विस अमेंडमेंट क्या है, उसके बाद वेरियस कमिटी रिकमेंडेशंस क्या है, सायलेन्सर जैसे मेटागलन कमेटी से लेके अप टू शिवाजीराव पाटिल कमेटी तक यानी 2009 तक जो ठीक है, कमेटी आया उस तक हमने क्या किया, वेरियस कमेटी रिकमेंडेशन के बारे में भी यहाँ पे बताया। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं किसी को। मला आमच्या इकडच्या पॉवरने सांगितलं
रिगार्डिंग द आणि काय करायचं मैंने माहिती आहे का? थर्ड चैप्टर जसं पर्पसली आपण छोड़ा है कोणावरती क्योंकि उपकार करतो ना, हाँ, तसं थर्ड एंड मानवी फोर्थ चैप्टर मैंने छोड़ा है ताकि तुम्हाला एक उतना जरूरत जैसे तुम्ही त्याच्यामध्ये कोऑपरेटिव वडील- डेवलपमेंट ड्यूरिंग आणि वेरियस माझी प्लानिंग माझी जो कंडिशन है अशी मैंने होती वहाँ पे की छोड़ा है मला ताकि कोणत्याही उसको उतना म्हणजे जरूरत नहीं घेऊन येण्यासाठी किसी को कुछ प्रश्न त्याला पूछना है सांगितलं, तो पूछ ठीक आहे सकते बाबा, तू कर. आणि इथं तो मेनली म्हणजे ड्रायव्हरचं हे काम करत होता. नक्की ठीक आहे, तू इथं एनी काम करतो. क्वेश्चंस जब तक तो तिवारी मला सर ज्वाइन होते हैं तब तक गाडी मेंटेन करण्यासाठी 3,500 रुपये मध्ये खर्च झाला त्याच्यावर सर्व्हिसिंग कल का या आज का गाडीची बेकार अवस्था केली होती. आता ठीक आहे. मी मला मागच बोलणार होता पण मी कसं बोलू ते माझ्या मनात राहायचं म्हणजे बोलू नको कसं सांगितलं. क्वेश्चन नहीं है किसी का पास म्हणजे एवढे दिवस वापरून न वापरून नंतर कंडिशन एवढी चांगली होती ना. अक्षरशः नाही नाही म्हणाला तो. तो जमणार नाही त्याला, कारण इथनं काढलं होतं ना, नाही त्याला नोकरी शोधायची, त्याला जमणार नाही. ठीक आहे. प्रियंका पाटिल तुम्ही direct बोलायचं? हो भेटेल एनी मला. क्वेश्चंस बापरे. नोकरी गेल्यानंतर इमिजिएट सांगितलं. आता मी म्हणलं मी येईपर्यंत त्याला आणणं सोडण्याचं काम करतो. ते काय जमणार नाही, त्याला नोकरी शोधायची त्याला. नहीं 995 कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स है मैडम सरकारी तत्व चुकीचं आहे ना साहेब? सहकारी तत्व हाँ 7 आज त्याला प्रिंसिपल तोंड नाहीये कल पढ़ा है ना काही बोलण्याचं. काहीच नाही ना. हाँ मैं क्या करूँगी देखिए बोलना अब कुठलं जो काम? रिकॉर्ड हम लोग कर रहे हैं तो मंडे तक आप सबको रिकॉर्डिंग क्या पावर कसं आहे साहेब आपण दुसऱ्यांवर दया जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ ना वो सभी मिलेगा हे करायचं. ओके एंड यहाँ पे महाड़ वाले को मैं बताना चाहूँगी पिरामिड बैंक में आज ते हम करण्याचं आपका म्हणजे जो असं. मटेरियल आणि वाट लावण्याचं दुसऱ्यांच्या तो वहाँ से आपको मटेरियल मिल जाएगा 15 लोग आता बसलं म्हणून मी सांगितलं की किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? ड्रायव्हर कॅटेगरी म्हणून ते 5,000 घेतो तुम्हाला ड्रायव्हर आणण्या सोडण्याचा. हाँ बोलिए मलाही पाहिजे 15,000 सूरज. संस्था. तुम्ही तुम्ही सांगा कोणी दुसरा ड्रायव्हर असेल सीरीज का वीडियो नहीं है मैडम हमको भी 4 बजे ऑनलाइन म्हणून तुझ्यासमोर सांगितलं. वही मैं आपल्या माणसाला द्या ना पैसे. आपका आपण वॉइस 15,000 ठीक नाही, नहीं आ रहा 5,000 है जरी दिलं तर मला अन्न सोडणं हे करून आवाज टाकेल ना. नहीं आ रहा हाँ मैडम म्हणून तुझ्यासमोर सांगितलं. म्हणजे त्यांच्यासाठी नेटवर्क इंडियन का वीडियो नहीं आया लेक्चर का हाँ वही मैं बोल रही ना हमने भेजा नहीं है अभी हम लोग कल आज या एवढे लोग मंडे आहेत. को क्या करेंगे वीडियो या अपना पावर पॉइंट जो है वो शेयर किया जाए ठीक है जितना ठीक है ओके मैडम जितना भी आज तक हुआ है क्योंकि क्या हो रहा है हर एक फैकल्टी अपना अपना group है। असंच राहिलं म्हणजे त्यांना ऐकू येत नाही ते विचारू शकतात. सब ये असर हमारे नहीं इधर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म भी चल रहा है तो इसलिए वो सब आने के बाद आपको इंटरव्यू मिल जाएगा ये वीक का ठीक असंच है राहू. ठीक ओके, है क्योंकि कल भी मुझे 4 बजे ऑन करना है इसलिए ठीक है नो प्रॉब्लम आपको मिल जाएगा मंडे तक मिल जाएगा अभी हमारा डायरेक्टर साहब आ गए हैं तिवारी सर वो आगे क्लास देंगे आज नाही, सर, आज नाही. तिवारी सर. हाँ येस मॅडम. सर आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज हाँ येस. सगळ्यांना नमस्कार. नमस्कार सर कालचं काय प्रॉब्लेम असेल तर विचारा. कालचा काही प्रॉब्लेम आहे का? का सुरू करू मी? आजचं सुरू करू? कालचा काही प्रॉब्लेम नाही ना? आवाज देता है ना? आवाज आ रही है आपकी, मेरी आपकी हो? तो कल का जो मैंने बताया उससे मैं आज आगे का शुरू कर रहा हूं मैं. आज आपको सॉफ्ट कॉपी मिला होगा अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का. चश्मा अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का मिला है क्या सॉफ्ट कॉपी? हाँ तो उसमें अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी बेसिकली मैं आज उनके लिए बता रहा हूँ जो नॉन कमर्शियल बैकग्राउंड से हैं. नॉन कमर्शियल बैकग्राउंड से हैं. अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में किस चीज़ का क्या मतलब होता है
वहां से मैं शुरू करूंगा, फिर कल केस पे आऊंगा कि कल जो हम लोगों ने छोड़ा था, यानी आपको मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट बताया था, तो सेकंड पार्ट में मैं कवर करूंगा आज का, उससे आगे। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी से। पहला है अकाउंट। हम लोग हमेशा कहते हैं अकाउंट। तो अकाउंट का जो यहाँ पे मीनिंग है, अकाउंट इज अ रिकॉर्ड यूज्ड टू बी properly classify the activity recorded in the general ledger। कल मैंने आपको बताया था कि जनरल लेजर में अकाउंट्स होते हैं अलग अलग, राइट। तो वो अकाउंट जो है, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में जो अकाउंट है, जो जनरल लेजर में जो रिकॉर्ड किए जाते हैं, कल मैंने एक एग्जांपल और दिया था, बैंक का बताया था कि बैंक में लेजर में आपके इंडिविजुअल अकाउंट्स होते हैं, जिसमें कि आपके नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस आपको बताया जाता है, आइदर डेबिट और क्रेडिट। तो ये अकाउंट का मतलब वही होता है कि जनरल लेजर में जो भी चीज़ें होती है, लिखी जाती है, अकाउंट में मेंटेन किया जाता है, उसको इंडिविजुअल अकाउंट मेंटेन किया जाता है। उसके बाद है अकाउंट बैलेंस। इसको भी मैंने कल बताया था आपको। बैलेंस, जब आप कोई भी मैसेज आपको आइदर डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में मिलता है, तो आपके अकाउंट के बैलेंस को इंडिकेट करता है। इफ इट इज अ क्रेडिट बैलेंस, इफ इट इज अ क्रेडिट बैलेंस, तो आपके अकाउंट में वो पैसे या मनी आपका डिपॉजिट होता है। और अगर डेबिट बैलेंस होता है तो वो मनी विड्रॉ या बैलेंस रिड्यूस होती है। तो ये होता है अकाउंटिंग बैलेंस, अकाउंट बैलेंस। फिर अगला टर्मिनोलॉजी है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का यहाँ पे मतलब बताया गया है, अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसमें मैंने कल आपको बताया था, आपको कंसेप्ट बताया था, जिसमें रिकॉर्डिंग है, आपको 6 स्टेजेस बताए थे, उसी से रिलेटेड है। अकाउंटिंग is a recording and reporting of financial transactions, including the organization of the transaction, is recognizing is recognition। recognition का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, processing and समराइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो मैंने आपको 6 स्टेजेस बताए थे, उसी से रिलेटेड ये है। अगला है अकाउंट्स पेएबल। ये इंडिकेट करता है, पेएबल इटसेल्फ इंडिकेट दैट आपको जो पेमेंट करना है, आपको जो लायबिलिटी, आपके ऊपर जो लायबिलिटी आती है, और अगर आप उस लायबिलिटी को पे करना चाहते हो, तो वो पेएबल है, दैट इज अ लायबिलिटी फॉर यू एंड यू हैव टू पे इन फ्यूचर। वो उसको कहते हैं अकाउंट्स पेएबल, दैट इज अ लायबिलिटी। रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, इसका एग्जैक्ट अपोजिट है। जो पेएबल है उसका एग्जैक्ट अपोजिट है रेवेन्यू। द रेवेन्यू विच यू आर गोइंग टू रिसीव इन द फ्यूचर। जो रेवेन्यू आपको मिल रहा है, मिलने वाला है, उसको हम लोग रिसीविंग फॉर्म में लेते हैं, और उसको हम लोग कहते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। उसके बाद है एक्रूअल बुक्स, एक्रूअल बेसिस, सॉरी। एक्रूअल बेसिस इज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग that recognizes the revenue when it is earned, rather than when collected, and expenses which incurred rather than when paid। तो एक्रूअल बेसिस पे जो अकाउंटिंग होती है, वो एक्चुअल होता है, आइदर इट इज इन पेड फॉर्म और इट इज अ एक्सपेंडिचर फॉर्म। ये एक्रूअल एक्चुअल बेसिस पे होता है। देन
अगला टर्मिनोलॉजी है एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी। ओके, property in the sense of business, not a personal property. I am not talking about personal property. It is a business assets। और ये assets जो होता है वो आपके बिजनेस में यूज किया जाता है। जैसे कि assets में अगेन it is classified into two parts, that is a fixed assets and current assets। आप सभी लोग अगर बैंक में हैं तो आपको ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए व्हाट इज अ फिक्स्ड एसेट्स एंड व्हाट इज अ करंट एसेट्स। ठीक है, ये एसेट्स कहते हैं। ये हम लोग आगे आने वाले इसमें सेशंस में इस चीज़ को क्लियर करेंगे। आज हम लोग सिर्फ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को देख रहे हैं। देन ऑडिट। ऑडिट्स टर्मिनोलॉजी से भी आप लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं कि जब अकाउंटिंग प्रोसेस पूरा होता है, अकाउंटिंग पूरा हो जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब तैयार होता है, उसके बाद उसकी ऑडिट की जाती है। ऑडिट मीन्स इंस्पेक्शन ऑफ योर अकाउंट। जो आपने काम किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, दैट हैज बीन इंस्पेक्टेड बाय द ऑथराइज्ड एजेंसीज और द पर्सन्स, और उनको हम लोग ऑडिटर कहते हैं। इन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में ऑडिटर कहा जाता है उनको, वो ऑडिट करते हैं। देन अगला टर्मिनोलॉजी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज द समरी रिपोर्ट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस या कॉलेज, जो जहाँ जहाँ पे आपने कॉलेज देखा है, दैट इज यू टेक इट एज ए ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये एक समरी है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है। इट इज अ समरी ऑफ योर ऑल transactions, financial transactions has been happened in the same financial year, और उसको हम लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है बजट। इससे भी आपको इस बजट से भी आप लोग ये फैमिलियर होंगे। बजट का मतलब है जो आपने ईयरली जो आपने प्लानिंग किया है रिगार्डिंग रेवेन्यू, रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर, जो आप प्लान करते हैं वो बजट होता है। और बजट में अलोकेशन किया जाता है। बजट में डिफरेंट हेड्स होते हैं, उनको अलोकेट किया जाता है, एक फिगर एयरमार्क किया जाता है जिसको अलोकेशन ऑफ बजट कहते हैं। और बजट फाइनेंशियल ईयर का रहता है। जो अलोकेशन होता है फुल फाइनेंशियल ईयर का होता है बजट। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हम बिजनेस टर्मिनोलॉजी में अगर आते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब ये होता है कि जो आपने कोई भी चीज़ अगर बेची हो, आपने एनी आइटम विच यू हैव सोल्ड, तो उस सेलिंग प्रोसेस में जो भी चीज़ें आती है, जो भी चीज़ें इंक्लूड होती है, हर एक चीज़ का कॉस्ट होता है। और टोटल कॉस्ट मिला, जब टोटल कॉस्ट अराइव किया जाता है, टोटल कॉस्ट अराइव करने के बाद उसमें आप अपना सरप्लस ऐड करते हो। तो बिफोर एडिंग योर सरप्लस जो फिगर आती है उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स, और वो आप सेल करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स जो होता है उसको आप एक्चुअल में सेल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने पूरा स्टॉक जो है सेल किया है, ये ज़रूरी नहीं है। पार्ट ऑफ स्टॉक भी हो सकता है जो आपने सोल्ड किया हो। तो एक्चुअल में हम लोग उतना अकाउंटिंग में निकालते हैं कि एक्चुअल आपने सेलिंग कितना किया या रेवेन्यू, कितने रेवेन्यू का आपने ट्रांजैक्शन किया। देन अगला टर्मिनोलॉजी है क्रेडिट, जो डबल एंट्री सिस्टम का एक पार्ट है। डेबिट एंड क्रेडिट। क्रेडिट अगेन मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्रेडिट का मतलब होता है समथिंग डिपॉजिटेड इन योर अकाउंट, उसको हम लोग क्रेडिट कहते हैं। और डेबिट वाइस वर्सा, अगर आपके अकाउंट से कोई भी चीज़ का पेमेंट होता है, एक्सपेंडिचर होता है,
तो उसको हम लोग डेबिट कहते हैं। डेबिट और क्रेडिट का टर्मिनोलॉजी ये है। डबल एंट्री अकाउंटिंग, हम सभी लोग एट प्रेजेंट जो है डबल एंट्री सिस्टम में काम करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि डबल एंट्री का मतलब होता है एक ट्रांजैक्शंस के दो इफेक्ट होते हैं, एक को डेबिट कहते हैं, एक को क्रेडिट कहते हैं। मान ली इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा डबल एंट्री का। फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम गोदरेज विथ अमाउंट ऑफ ₹1 लाख, यानी कि आपने गोदरेज का फर्नीचर 1 लाख में खरीदा। दिस इज अ ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पर डबल एंट्री के हिसाब से इसमें दो एंट्रीज रिकॉर्ड की जाएगी। एक होगा फर्नीचर, यह है परचेज फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट किया जाएगा और 1 लाख रुपीज विथ अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपीज, जिसका अमाउंट आपने 1 लाख रुपए का पेमेंट किया है, उसको आप क्रेडिट करोगे। दैट इज ए कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट 1 लाख रुपीज। तो ट्रांजैक्शन क्या था? फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम गोदरेज। इसके दो एंट्रीज यहाँ पे बताए गए, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। इसे हम लोग डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं। देन एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब है खर्च। जो भी चीज़ें आप बिजनेस पर्पस के बिजनेस करने के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो खर्च करते हैं उसको एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और एक्सपेंडिचर जो होता है वो आपके डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। ये स्ट्रक्चर मैं आपको आगे आने वाले समय में बताऊंगा कि डेबिट साइड जो होता है वो एक्सपेंडिचर साइड होता है और क्रेडिट साइड जो होता है वो इनकम साइड होता है। वो एज पर रूल डेबिट और क्रेडिट होता है, जो मैं आगे आने वाले समय में बताऊंगा। ये हो गया एक्सपेंडिचर के बारे में। फिर अगला टर्मिनोलॉजी जो है वो हमारे इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होता है, जिसे FASB कहते हैं। FASB का मतलब है स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। हमारे इंडिया में ये नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट्स में काम करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स योर ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, देन इनकम एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये सभी जो चीज़ें बनाई जाती है या बनती हैं उसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। देन फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर नथिंग बट अ फाइनेंशियल ईयर। फिस्कल ईयर जो होता है ये इसको आप फाइनेंशियल ईयर कह सकते हैं। और जैसे कि हमारे और फाइनेंशियल ईयर में आपको पता है कि 12 मंथ्स इंक्लूड होते हैं, और हमारे इंडिया में एट प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर जो है अप्रैल टू मार्च 12 मंथ्स का होता है। ये पहले शुरू में सबसे पहले जनवरी टू दिसंबर हुआ करता था, बाद में इसको अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर किया गया। देन एसेट्स के बारे में हम लोग बात करें तो फिक्स्ड एसेट्स, अभी मैंने आपको बताया था assets can be divided into two parts or liabilities is also divided into two parts. Asset की जहाँ तक बात करें तो fixed assets और current assets. Similarly liability की बात करें तो आपकी fixed liability और current liabilities, ये bifurcation है assets and liabilities के। तो पहले हम देखेंगे what is a fixed assets। इसके बारे में बताया गया है fixed assets is a tangible items with the useful life of the more than 1 year and unit cost of ₹5,000 or more। ये पुराना ये है, इसके लिए आप ये $5,000 बताया गया है। लेकिन फिक्स्ड एसेट्स जो है, फिक्स्ड एसेट्स का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो भी आइटम्स जो आपके बिजनेस पर्पस के लिए है वो आपके होल लाइफ ऑफ बिजनेस यूज किया जाता है। और ऑफ कोर्स इस एसेट्स में डेप्रिसिएशन पार्ट भी आता है जो आगे बताया जाएगा आपको। फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स।
फिक्स्ड एसेट्स में आप देख सकते हो बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरीज हैं, जो फिक्स्ड हैं वो आपके फिक्स्ड एसेट्स में है और इनका ये डेप्रिसिएशन प्रोविजन किया जाता है। और करंट एसेट्स में अदर देन फिक्स्ड एसेट्स, मतलब इसमें करंट एसेट्स का मतलब यहाँ पे होता है लिक्विड एसेट्स अदर देन फिक्स्ड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स में क्या होगा, आपका कैश होगा, स्टॉक होगा, जो कि इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश इन द सेम फाइनेंशियल ईयर, दैट इज ए करंट एसेट्स। और vice versa current liabilities, the liabilities which can be paid off in the same financial year, that is known as a current liability. फिर यहाँ पर आपको एक टर्मिनोलॉजी बताई गई है फंड बैलेंस, दैट इज ए नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का इक्वेशन जो है यहाँ पे ये बताया गया है, फंड बैलेंस रिप्रेजेंट्स द नेट एसेट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। टू अराइव दिस नंबर टेक अ टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज नोन एज ए नेट एसेट्स। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो एसेट्स वैल्यू है इट मस्ट बी मोर देन योर लायबिलिटी, तो आपका जो बिजनेस है वाइबल है और बिजनेस पॉजिटिव ग्रोथ में चल रहा है। इफ इट इज वाइस वर्सा, इफ योर assets is less than your liability, then it is a dangerous situation। और वैसे सिचुएशन में अगर बैंक्स की बात करें या बैंक्स की बात करें तो वो सेक्शन 11 में आ जाता है, एंड जो आपका बैंक का जो लाइसेंस है वो आरबीआई कैंसिल कर देता है, सेक्शन 11 में आ जाता है उस वक्त। तो हमेशा ध्यान में रखें कि आपकी जो लायबिलिटी है इट मस्ट बी लेस देन योर फिक्स्ड योर assets side। फिर एक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है गैप। गैप स्टैंड्स फॉर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अनुसार जो आप अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो करते हैं वो जनरली एक्सेप्टेड किया जाता है। और वो एक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर जो आपके अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग पैरामीटर है, उसको अकाउंटिंग पैरामीटर को एक्सेप्ट करने की टर्मिनोलॉजी को हम लोग गैप कहते हैं अकाउंटिंग में। नेक्स्ट है जनरल लेजर। लेजर के बारे में मैंने बताया, जनरल लेजर इज ए book in which all accounting heads are operating in your ledger book, जो कि आपके बिजनेस के हर अकाउंट हेड को जो ऑपरेट हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड करता है, उस बुक को हम लोग जनरल लेजर कहते हैं। देन इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट इज नथिंग बट ए इनकम साइड ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन में इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी कहते हैं। इट इज likely to be same, इनकम एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये इनकम स्टेटमेंट जो है आपका, इट इज अ पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर है आपका जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का मतलब यहाँ पर ये है, जो एज पर योर डबल एंट्री सिस्टम जो मैंने अभी बताया, एवरी ट्रांजेक्शंस हैव टू इफेक्ट्स, दैट इज ए डेबिट और क्रेडिट। और ये डेबिट क्रेडिट जब आप करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोसेस ऑफ जर्नल एंट्री, और ये जर्नल एंट्री जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है लायबिलिटी। एसेट्स के हिसाब से आपको मैंने जैसे एसेट्स बताया वैसे लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब है जो आपके
बिजनेस में आपको देना है, इन फ्यूचर यू हैव टू पे द लायबिलिटी, और ये कंसिस्ट होता है, इट मे बी अ प्रोप्राइटर्स और ओनर्स लायबिलिटी, देन इट मे बी अ बिजनेस लायबिलिटी, और ये लायबिलिटी अगेन इट हैज बीन divided into two parts, that is a fixed liability और current liabilities. Fixed liability वो होती है जो बिजनेस टाइम, फुल बिजनेस जो टाइम होता है उसमें उसको मेंटेन किया जाता है, और current liabilities the liabilities which can be repaid within the same financial year, that is known as a current liability. Other than this current liability, जो liability है जो whole time of business में जो maintain की जाती है, that is a fixed liability. और उसका example है capital account, reserves and surplus, reserve fund account. ये जो है आपका, ये fixed liabilities में आता है. Then your net income, again we are coming into net income. Net income का मतलब है net profit. How you will arrive a net profit? Again your revenue side means your income must be more than your expenditure, then it will be a positive and it will be known as a net surplus, net profit or net income. And if it is reverse, means your revenue is less than your expenditure, then it will be known as a net loss. Then आपका है restricted fund, that is known as a रिजर्व फंड. रिजर्व फंड जो है वो आपका लायबिलिटी का पार्ट में आता है. अभी मैंने बताया रिजर्व फंड इज अ पार्ट पोर्शन ऑफ योर प्रॉफिट विच यू हैव अर्न इन द सेम फाइनेंशियल ईयर. और ये रिजर्व फंड जो है, दिस रिजर्व फंड इज क्लेम्ड इज अ फंड ऑफ योर ओनर्स और प्रोप्राइटर्स ऑफ योर बिजनेस. वो उनका फंड है जो आपके बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन, बिजनेस के इम्प्रूवमेंट के लिए एक स्पेशल फंड क्रिएट किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं रिजर्व फंड. नेट प्रॉफिट का सर्टेन प्रोपोर्शन हैज बीन ट्रांसफर टू रिजर्व फंड. देन रेवेन्यू. अभी मैंने आपको रेवेन्यू के बारे में बताया था. रेवेन्यू का मतलब ये है कि जो लिक्विड एसेट्स या जो आपके ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रांजैक्शंस में जो आपके पैसे आ रहे हैं, जो फंड यू हैव रिसीव्ड, द लिक्विड मनी यू हैव रिसीव्ड, दैट इज नोन एज ए रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस. बिजनेस करने के बाद जो आपको प्रॉफिट मिलता है, सरप्लस मिलता है, इनकम होता है जो कि इनकम साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, दैट इज नोन एज ए रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस. एंड सब्सिडरी लेजर. Subsidiary ledgers as per the requirement of the organization, either it may be a bank or it may be other business organization, as per their requirement आप उस तरह के बुक्स आपको मेंटेन करने पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल if organization is manufacturing some goods, then उनके जो बुक्स होंगे, सब्सिडरी बुक्स होंगे, वो अलग तरह के होंगे, ट्रेडिंग के अलग तरह के होंगे, बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन के जो बुक्स हैं वो अलग होंगे. दैट इज नोन एज ए सब्सिडरी बुक्स, जो कि आपके मेन बुक्स के साथ साथ उसको मेंटेन करना पड़ता है. दैट इज नोन एज ए सब्सिडरी लेजर. फिर है अनरिस्ट्रिक्टेड फंड. एक टर्मिनोलॉजी लास्ट की है अनरिस्ट्रिक्टेड फंड. That is known as a, in simple way you can say that it is a corpus fund. And corpus fund का जो उपयोग है, अभी मैंने आपको बताया था रिजर्व फंड. ओके, रिजर्व फंड is nothing but a corpus fund and it is used for the
एक्सपांशन और एक्सटेंशन ऑफ योर बिजनेस, जो कि एक स्पेशल फंड से किया जाता है, दैट इज नोन एज ए, इन अकाउंटिंग इट इज नोन एज ए रिजर्व फंड, और इन अनदर टर्मिनोलॉजी इट कैन बी नोन एज ए कॉर्पस फंड। जो आपके बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन है या फिर अलग नीड है, स्पेशल नीड्स हैं, वो कॉर्पस के हिसाब से कॉर्पस में इसका यूज किया जाता है। तो ये आपके अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में मैंने बताया है। अगर इसमें टर्मिनोलॉजी में पहले आप इसको पढ़ें, अपनी तरफ से आज मैंने भेजा है, आप इसको अच्छी तरह से देखें। जो टर्मिनोलॉजी आपको समझ में नहीं आती है, यू नोट इट डाउन एंड यू आस्क मी इन अनदर सेशन ऑफ माय सेशन, ओके। ये यस, एनी क्वेश्चन पूछना है आपको? ओके, अब हम लोग जो मैंने कल आपको बताया था, कल मैंने क्या बताया था जरा बताएंगे आप? कल मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। कंसेप्ट बताया था, कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग बताया था। उसके बाद मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था। क्लासिफिकेशन में आपने क्या समझा? देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट, ओके। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया था, यस और नॉट? अब उसको मैं आगे आपको समझाने जा रहा हूं। जो कल मैंने बताया है उसको आप अच्छी तरह से समझें, उसी को मैं समझाने जा रहा हूं आपको। मैंने कल आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट बताया था। इसमें टाइप्स ऑफ अकाउंट में आपको मैंने 3 तरह के अकाउंट बताए थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। नाउ वी विल सी what is the personal account, what is the real account and what is the nominal account. ये समझना आपके लिए जरूरी है। पर्सनल अकाउंट, the elements or accounts which represents the person and organization, means the name of person and organization is known as a personal account. Name of person and organization is known as a personal account. इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मिसेस विमला अकाउंट, रिप्रेजेंटिंग मिसेस विमला एज ए पर्सन, इसलिए पर्सनल हो गया। देन अनदर व्हाट आई सेड दैट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे अगर लेते हैं भरत एंड कंपनी, रिप्रेजेंटिंग भरत एंड कंपनी एज ए ऑर्गेनाइजेशन। Then capital account, representing the owner of the business, a person or organization, is a capital account, also known as a personal account। क्योंकि capital जो है वो किसी as a form of share capital we have received, our business has received, and that capital is also known as a personal account. Then bank account representing bank as an organization. Bank is a organization. Bank account is a personal account. This is known as a personal account. The name of person and organization is a personal account. Another part is real account. Real account, the elements or accounts which represent tangible and intangible things or aspects, that is a real account. Example of real account is cash account, represents
cash which is tangible. Then goods or stock account representing stock which is tangible. Then furniture account representing furniture which is tangible. कल आपने पूछा था व्हाट इज मीन बाय इनटेंजिबल अकाउंट, तो मैं अभी टेंजिबल अकाउंट के बारे में बता रहा हूँ. दीज आर द टेंजिबल अकाउंट एंड इट इज नोन एज ए रियल अकाउंट. तो tangible is a perceptions by the sense of, especially the sense of touch. You can touch that asset. Sense of touch, that is a tangible. Having a physical substances and intrinsic monetary value, जो आपका फिजिकल होने के साथ साथ मॉनेटरी वैल्यू भी रिप्रेजेंट करता हो, दैट इज अ टेंजिबल. Then it is a real in physics, that is a tangible, and it is a touchable. You can touch that assets, that is a tangible real account. Next is, in the initial stage the learning accounting, we assume that real account to be those representing tangible elements. This is because all elements that we deal with this stage have that a characteristic. There is no hard and fast rule that all assets should be tangible. कल आपने एक क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द इनटेंजिबल, तो यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देर इज अ नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट एसेट शुड बी ओनली टचेबल और फिजिकल, इट मस्ट बी इंटेंजिबल ऑल्सो. उसके बारे में भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इंटेंजिबल. अब इंटेंजिबल की बात जब करते हैं तो हम लोग, इंटेंजिबल क्या है, व्हाट इज द इंटेंजिबल? फ्यू एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल इज गुडविल, royalty, then goodwill हो गया, royalty हो गया, patent right. These are the intangible real account. Goodwill of the organization is an intangible assets. There are many other way the terms real account and the term assets can be interpreted and understood. For now, please stick the simple and understandable that assets are tangible aspects and are the identified as a real account. Tangible plus intangible, it is a real account if it is having a business value in both way, in physical or it is intangible, but for business it is a value, we can count as a value, that is known as a real account. Next is nominal account. This is the third part of your classification में जो third part है, that is a nominal account. What is a nominal account? The elements or accounts which represent expenses and losses or income and gains or income profits. That is a nominal account which represents income expenditure and income and surplus, losses and expenses which represents, that is known as a nominal account. Few examples of nominal account, that is a salary representing expenditure on account of salary and expenses
अब आप में से कुछ लोग कहेंगे साहब सैलरी का मतलब है हमको तो सैलरी मिलती है, हमें हमारा एक्सपेंडिचर किधर है? ये हमारा तो इनकम है, वी आर गेटिंग सैलरी। as a person you are right that you are getting income in form of money, but if we are talking about as a organization जब अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पे करती है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एक्सपेंडिचर है, खर्च है। तो एज ए पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सैलरी इज ए एक्सपेंडिचर। Then interest received account representing income on account of interest as an income। जब आपका ऑर्गेनाइजेशन इफ योर बैंक अर्निंग इंटरेस्ट, ओके, किस पे आप इंटरेस्ट लेते हो? जो लोन आप देते हो उस पे आप इंटरेस्ट लेते हो, एंड दैट इंटरेस्ट कंपोनेंट नोन एज ए इनकम और सरप्लस फॉर योर बैंक और ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इनकम मिल रहा हो, रेवेन्यू मिल रही हो, तो वो आपका नॉमिनल अकाउंट में आएगा। लॉसेस ऑन सेल ऑफ एसेट्स representing the loss incurred on sale of assets as a loss। इसको और मैं क्लियर कर दूं, इफ यू आर सेलिंग योर बैंक व्हीकल, ओके, आपकी जो बैंक का कोई वैन है वो आप बेच रहे हो, वैन जो है वो आपका फिक्स्ड एसेट्स है। नाउ यू आर डिस्पोजिंग दैट योर वैन, मोटर वैन, तो ये जरूरी नहीं है कि जितने में बैंक ने उसे खरीदा है, जो उसका फेस वैल्यू या जो उसकी वैल्यू थी जब न्यू में, अब जब बेचोगे तो सेम मिलेगी, जरूरी नहीं है, इसलिए आप उसको बेचोगे तो कम कीमत मिलेगी। तो बैंक के लिए क्या हो गया, पैसे ज्यादा देकर आपने बैंक ने उसे खरीदा और कम पैसे पे उसे बेच रहे हैं, तो इसको कहेंगे सेल ऑफ एसेट्स इन लॉस, यानी बैंक के लिए तो नुकसान हुआ उतना, तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स इसमें आएगा, और ये लॉस है, दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट। देन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, वाइस वर्सा, रिवर्स में लीजिए, अगर आपका कोई फिक्स्ड एसेट्स है जो आपने कम कीमत पे लिया, और इसका एक एग्जांपल ने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में एक एग्जांपल मैं आपको ही देना चाहूँगा। यू हैव परचेज मोटर व्हीकल, अगेन सेम एग्जांपल। आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उसका आप डेप्रिसिएशन करते हो। आफ्टर डेप्रिसिएटिंग कुछ साल तक आप डेप्रिसिएशन करने के बाद उसकी वैल्यू आपके बुक में कम हो जाती है। से एग्जाम्पल, अगर आपने मोटर व्हीकल जो आप बेच रहे हो वो आपने खरीदा होगा 5 लाख में खरीदा होगा, आफ्टर एवरी ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, जब आपने आपका डेप्रिसिएटिंग वैल्यू के बाद उस वैन की कीमत हो गई 2.5 लाख रुपए, 5 लाख की वैन आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन आपके बुक वैल्यू 2.5 लाख हो गई, और वो जो व्हीकल है, वो जो वैन है आपने 3.5 लाख में बेचा, तो यहाँ पर ये आपका इनकम कहलाएगा। जो आपकी बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू से ज्यादा में आपने उस व्हीकल को बेचा, तो ये आपका होगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो ये प्रॉफिट कंपोनेंट जो है वो आपका नॉमिनल अकाउंट में आएगा।
यहाँ पे फिर से बता दूं मैं कि हर आपके अकाउंट में हर अकाउंट का इंडिविजुअल हेड होता है और हेड के अनुसार आपका अकाउंट ऑपरेट होता है. Any elements or account head used in the organizational accounting system would belong to be one of these type. एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ नीचे, कोई भी एक तरह का हो सकता है. नॉमिनल अकाउंट और अकाउंट अदर देन पर्सनल एंड रियल अकाउंट. ये तो क्लियर है. जो नॉमिनल अकाउंट उसे कहेंगे जो कि आपका ना रियल अकाउंट है ना पर्सनल अकाउंट है. अदर देन पर्सनल और रियल, दैट इज अ नॉमिनल अकाउंट. रियल अकाउंट और अकाउंट्स अदर देन पर्सनल एंड नॉमिनल, ये आप को रिलेट कर सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में बताया. इनकम एक्सपेंडिचर रिप्रेजेंट्स नॉमिनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट में इनकम एक्सपेंडिचर नहीं आएगा. पर्सनल अकाउंट में एज ए पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन आएगा, इसलिए इट इज अ डिफरेंट देन योर नॉमिनल अकाउंट. सिमिलरली रियल अकाउंट का है. रियल अकाउंट रिप्रेजेंट्स अदर देन पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट इज नोन एज ए रियल अकाउंट. नाउ वी विल सी द अकाउंटिंग सिस्टम. इसमें कहा गया है कि आप अपने अकाउंट का मिनिमम अकाउंट हेड ऑपरेट करें फॉर योर सेफर साइड. यानी आप अपने सेफ रखने के लिए, अपने आप को सिक्योर रखने के लिए जितना मिनिमम अकाउंट हेड को ऑपरेट करेंगे उतना आपका अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथनिंग होगा. वॉट एवर may be the number of account head elements as an organization, accounting is divided it should be contain all of three types of account, that is real account, nominal account and personal account. आप भले ही कितने भी अकाउंट ऑपरेट करें, लेकिन ये अकाउंट आपके जितने भी अकाउंट होंगे it may be a real account, personal account और nominal account, इसी में आएंगे. Where the information needed by the organization is very minimum, it can be account for the transactions related to the business with a minimum of 4 account heads. यानी कि आप भले ही कितने भी अकाउंट हेड आप ऑपरेट करें, लेकिन आपको जो इंफॉर्मेशन देनी होगी वो तीन टाइप के अकाउंट में ही आपको आपकी इंफॉर्मेशन आएगी. रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट में ही आएगा. देन वी विल सी द एसेट्स एंड लायबिलिटीज. एसेट्स किसे हैं? एसेट्स आर ओनली वन अकाउंट हेड से बाय द नेम ऑफ एसेट्स अकाउंट इज यूज्ड to record all the informations relating to assets and debtors of the organization. Debtors plus assets is a asset of the organization. All the real account and personal account representing debtors. यहाँ पे क्लियर किया गया है कि जितने भी आपके अकाउंट्स हैं, it may be a name of person, real account and personal account representing your debtors account are to be assumed as a represented by the account head named as a assets. Asset account would be taken into the place of other क्या है? Other assets, furniture, machinery, land and building, and in the name of person debtors, that is for example Sharma's account, bank account, cash account. These are the debtors, means real and ये जो प्रकार के अकाउंट हैं, it is a combination of these two, okay, debtors and assets, real account. Then we will see the liabilities. What are the liability? Only one account head, say by the name of liabilities account, is used to be record all the information related to liabilities of the organization. Liabilities are generally made up by the person's personal account representing own capital and
loan capital, own capital and loan capital. Liabilities account would be taken as a place of capital account, Ram's capital, and creditors, capital of the owner, and other than this is the creditors from you whom you have taken goods or money, that is your creditors. Now we'll see the income, gain and expenses, which I have already explained you earlier. What is the income and the expenditure account? Normally in the last we will say that जो मैंने अभी आपको कहा है कि जो मिनिमम अकाउंट आपको 5 तरह के अकाउंट, देयर आर मिनिमम accounting heads should be maintained, that is a five numbers. That is a capital account number 1, liabilities account number 2, assets account number 3, then expenses and losses account number 4, and income, gain or in profit, income and gain and profit and loss account, profit and loss account, that is a 5. ये 5 तरह के अकाउंट आपको मेंटेन करने हैं, जो कि मिनिमम 5 अकाउंट हैं, और ये अकाउंट, इसी अकाउंट में सारी अकाउंट आपके आते हैं. तो ये मैंने आपको कल जो मैंने बताया था उसको मैंने एलोबरेट किया है, टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को यहाँ पे मैंने एलोबरेट कर दिया है. नाउ योर टर्न, यू मे आस्क मी एनी क्वेश्चन प्लीज. Yes, please ask. Can you hear me? Yes, sir. हाँ, पूछिए. कोई डाउट हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछें आप. Yes, please. No question? No question. Once again, my request is please go through your notes और your books. ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं, आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं, आप पढ़िए उसको. एंड बिफोर अटेंडिंग दिस क्लासेस आप उसको पढ़ लें तो ज़्यादा समझ में आएगा. ये मैंने कल का आज एलोबरेशन किया है, जो 3 टाइप्स के अकाउंट हैं वो उसको मैंने एलोबरेट किया है इसको. ओके ओके सर, ओके. अब हम इसके कल या नेक्स्ट सेशन जो होगा आपका, उसमें हम लोग कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें, ये जो मैंने आपको बताया उन चीज़ों को प्रैक्टिकल में करके देखेंगे इसको, डेबिट और क्रेडिट को. और उससे पहले रूल्स, अभी डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या हैं जिससे आप डेबिट और क्रेडिट करोगे वो जानना ज़रूरी है. रूल्स पहले देखेंगे और अकॉर्डिंगली रूल्स हाउ इट विल बी डेबिटेड एंड हाउ इट विल बी क्रेडिटेड. ओके ओके सर, ओके. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सर.